हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप सो दोस्तों अच्छी ही चल रही होगी, बिकॉज ऑफ जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है वो हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं और बाकी आपने जो ग्रामर है वो आपने ऑलरेडी कर ली होगी। तो फ्रेंड्स, इस क्लास के बाद हम 6th क्लास को कंप्लीट करेंगे और फिर हम 10th 11th और 12th क्लास को भी बहुत जल्दी मैराथन क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर 7th क्लास की है, जिसमें हम फ्रेंड्स 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक। मींस इस क्लास में हम जो 7th क्लास है उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड जो क्लास होगी उसमें जो रिमेन्स हमारे चैप्टर रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आपने जो पोइट्री वाली क्लास है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है द टीनी टीचर। तो यहाँ पे जो स्टोरी कन्वे की गई है फ्रेंड्स, वो एक जो हमारी टीनी टीचर किसे बोला गया है, जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो हमारे जो वोम होते हैं, तो उनके ऊपर ये लेसन है वो रखा गया है। तो इसमें जो हमारा ऑथर होता है, राइटर होता है, वो कहता है कि जो चींटियाँ होती हैं, जो टीनी चींटियाँ होती हैं, हांट होती हैं फ्रेंड्स, उनके लिए ये टीचर वर्ड यूज़ किया है कि धरती पे जितने भी छोटे छोटे जो हमारे जीव जंतु हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो समझदार इंटेलिजेंट जीव माना जाता है, तो वो हमारी क्या है, आंट है फ्रेंड्स। और आंट होती हैं वो काली और लाल रंग की होती हैं सामान्यतः, और उनका जो घर होता है उसको वो भी कहा जाता है जहाँ पे वे रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और कहता है कि ये जो कीट होती हैं, ये जो चींटियाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती बुद्धिमान होती हैं और ये काफ़ी मेहनत करती हैं, जो अपना खाना लेके आती हैं। और कहता है कि ये जो इनके स्पर्शन को और जो इसकी जो फिलर्स होते हैं और एंटीना होते हैं, उनसे एक दूसरे को ये मैसेज करती हैं। उन्हीं के बारे में बेसिकली ये जो चैप्टर है, ऐसा चैप्टर आपने, ऐसी कहानी आपने होप सो सुनी भी नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइटर वो यही बताता है कि जो चींटियाँ होती हैं फ्रेंड्स, उनमें एक क्वीन चींटी भी होती है, क्वीन आंट भी होती है, जो कि फ्रेंड्स सभी चींटियों की माँ भी कही जाती है। और यहाँ पे वो बताता है कि जो चींटियाँ होती हैं फ्रेंड्स, वो एग्स देती हैं और एग से ही जो लार्वा होता है उससे उनका जो बच्चा होता है, जो आंट हैं, वो जन्म लेते हैं। ठीक है। और कहता है कि चींटियाँ होती हैं, जो आंट होती हैं, उनके अपने अपने काम होते हैं। कुछ आंट होती हैं वो मेहनत करती हैं खाने के लिए, कुछ जो आंट होती हैं वो सैनिकों की तरह काम करती हैं। मीन्स जो उनके कक्ष होते हैं, जो उनके बिल होते हैं, जो उनके घर होते हैं, उनकी रक्षा करती हैं। और कहता है कि फ्रेंड्स, जो क्वीन आंट होती है फ्रेंड्स, उसकी एक पंखों का जोड़ा भी होता है। मीन्स उसके पंख होते हैं, और जब वो एग देना शुरू कर देती है तो वो अपने पंख उतार देती है फ्रेंड्स। और आगे क्या कहता है कि फ्रेंड्स, जो एग होता है उससे लार्वा बनता है, लार्वा से कोकून बनता है और कोकून से बच्चे का जन्म होता है। इस तरह से कहा गया है फ्रेंड्स। और कहता है कि 3 हफ्ते के बाद जो लार्वा होता है वो कोकून बन जाता है, और 3 सप्ताह के बाद कहता है कि उससे बच्चे निकल आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो सैनिक चींटियाँ होती हैं वो रक्षा करती हैं अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं, चींटियाँ होती हैं उनकी, और अपने घरों की भी रक्षा करती हैं। अब कहता है कि जो भृंग होते हैं, जो वो निमन काइंड की चींटियाँ मानी जाती हैं, और ये हमारे ही तरह ये जो चींटियाँ होती हैं वो अपनी पालतू चींटियाँ भी रखते हैं, जैसे मनुष्य कुत्ते बिल्ली पालते हैं इसी तरह। और माहू चींटियाँ होती हैं वो गाय की तरह होती हैं, उसको सबसे ज़्यादा सिंपल साधारण चींटी माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। और कहता है कि वो एंटीना का स्पर्श करवा के दूध का भी क्या करती है, उनको दूध मधुरस प्रदान करती है। ठीक है। इसलिए वो गाय की तरह दूधती भी है। और आगे क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे लेखक कहता है कि हमें चींटी की तरह परिश्रम करते, निष्ठ, अनुशासन, स्वच्छता और अपने से छोटे जीवों की देखभाल करना, और सबसे ऊपर क्या कहता है कि हमें अपनी भूमि के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने देश के प्रति स्वामी भक्ति रखनी चाहिए। तो ये पूरा लेसन है, उसमें इसी तरह की बात की गई है फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट क्रिएचर। अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू लोथर सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा माना जाता है, तो फ्रेंड्स वो है हमारा आंट, ऑप्शन नंबर बी। हाउ डज द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड। अब कहता है कि जो आंट की लाइफ होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अनट्रू होती है। यहाँ पे इस तरह की जो बात बताई गई है वो हमें मतलब सच्ची नहीं लगती है, जैसा कि हमारी जो स्टोरी में दिखाया गया है। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन आंट। अब कहता है कि आंट की क्वालिटी क्या क्या बताई गई हैं, तो हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड, और तो ऑल ऑफ द अब हमारा आंसर होने वाला है। व्हाट डू आंट्स यूज़ टू पास मैसेज। अब कहता है कि मैसेज एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, तो फ्रेंड्स वो फिलर्स का यूज़ करती हैं और एंटेना का यूज़ करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। फ्रेंड्स कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी हम NCERT कंप्लीट करके विद इन 1 वीक मैं आपको इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि ग्रामर से लेकर हैं या फिर हमारा जो लिटरेचर है उससे मेन जो राइटर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, और बहुत जल्दी आपके लिए मैं लिटरेचर का मैराथन क्लास भी लेके आऊँगी जिसमें हम कंप्लीट लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी कॉमनेस्ट आंट। अब कहता है कि सबसे सामान्य आंट कौन सी मानी जाती है, तो फ्रेंड्स वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल करेक्ट, ए और बी, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, ब्लैक और रेड जो आंट होती हैं वो सामान्यतः सबसे साधारण आंट मानी जाती हैं। आगे चलेंगे, वेयर डू आंट लिव। अब कहता है कि आंट्स होती हैं वो कहाँ पे रहती हैं, तो फ्रेंड्स वो रहती हैं एंथिल्स में, जो बिल होते हैं जो वो भी होती हैं उनमें वो रहती हैं। विच आंट इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। अब कहता है कि सभी चींटियों की मदर है वो किसे माना जाता है, तो फ्रेंड्स वो माना जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्वीन। जो क्वीन होती है चींटियों की उसको क्या माना जाता है, मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द आंट, क्वीन आंट। अब कहता है कि क्वीन आंट होता है उसका लाइफ ड्यूरेशन कितनी होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 ईयर्स हमारा आंसर रहेगा। आगे चलेंगे, तो इसी तरह फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन लगभग MCQ की फॉर्म में आप कर पाओगे। जो स्टोरी होती है फ्रेंड्स उससे कुछ एक आधा क्वेश्चन बच भी जाता है, तो वो यहाँ पे हमारे MCQ हैं उनमें कंप्लीट हो जाता है। व्हेन डज द वेडिंग फ्लाइट ऑफ द क्वीन आंट टेक प्लेस। अब कहता है कि वेडिंग फ्लाइट कब भरती है जो क्वीन आंट होती है, तो फ्रेंड्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला डे होता है तो जो वेडिंग फ्लाइट भरती है जो क्वीन होती है मीन्स वो अपने पंख गिरा देती है और उसके बाद वो बच्चे पैदा करती है, मीन्स अंडे देती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल करेक्ट, ए हॉट समर डे, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज द क्वीन गेट राइड ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। अब कहता है कि वेडिंग फ्लाइट के बाद जो क्वीन होती है वो क्या गेट राइड होता है, छुटकारा पा लेना। किससे छुटकारा पा लेती है, तो फ्रेंड्स विंग्स से। आगे चलेंगे, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम एन आंट। अब कहता है कि आंट से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, तो फ्रेंड्स हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सेंस ऑफ ड्यूटी, तो ऑल ऑफ द अब हमारा आंसर रहेगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ द आंट्स काऊ। अब कहता है कि आंट्स की काऊ किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बताया गया है ग्रीन फ्लाई होती है उसको जो आंट्स की गाय बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स लिव इन एन एंथिल। अब कहता है कि एंथिल होता है जो वो भी होते हैं जो घर होते हैं आंट के, उनमें कौन कौन से क्रिएचर रहते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे बिटल्स रहते हैं, ग्रीन फ्लाई रहती हैं और लेजर ब्रीड ऑफ आंट्स रहती हैं, तो ऑल ऑफ द अब वो हमारा आंसर रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो कि सेकंड चैप्टर रहता है हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा जैसे कि लेसन का नाम है ब्रिंगिंग अप कारी। ब्रिंगिंग अप कारी, कारी है वो एक नाम है फ्रेंड्स, एक हाथी का बच्चा है उसका नाम है, और वो अपने 9 वर्षीय मित्र के साथ, मीन्स जो उसका मित्र है वो एक 9 ईयर्स ओल्ड एक लड़का है फ्रेंड्स। और जो कारी होता है फ्रेंड्स वो यहाँ पे जो ऑथर होता है वो बताता है कि कारी होता है वो ज़्यादा नहीं खाता है, कुछ जो कोपल होती हैं हरी टहनियाँ होती हैं उनको ही खाता है। और जब वो 5 महीने का था तब उसको यहाँ लाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता है जो ऑथर होता है और उसकी फैमिली से फ्रेंड्स, ठीक है। और कहता है कि फ्रेंड्स जो बच्चा होता है हाथी का वो रोज़ 16 kg हरी टहनियाँ
भोजन के रूप में लेता है और सुबह स्नान करने नदी के ऊपर जाता है। उस जो ओथर होता है उसको नदी के ऊपर लेके जाता है, फिर वो रेत के जो तट होते हैं उस पे लेट जाता है, मीन्स वहाँ पे वो अपनी एक्टिविटी करता होगा। फिर क्या करता है कि फ्रेंड्स एक दिन मार्च का महीना होता है, बसंत ऋतु का महीना होता है, बसंत सीजन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, उसको जो कारी होता है उसको किसी बच्चे के डूबने की आवाज़ सुनाई देती है जब वो नदी में नहाने के लिए जाता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो वो कारी उस बच्चे को बचा रहा होता है और वो आवाज़ निकालता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो ओथर होता है फ्रेंड्स, वो उसकी आवाज़ सुनता है तो वो उसके पास जाता है, तो देखता है कि एक बच्चा है वो पानी में डूब रहा होता है। तो यहाँ पे ओथर की मदद से जो कारी होता है वो उस बच्चे को बचा लेता है। तो इसलिए जो ओथर होता है वो कहता है कि कारी ने सबसे पहला जो बड़ा वर्क किया है वो किसी बच्चे को बचाने का किया है। अब कहता है कि फ्रेंड्स जो कारी होता है उसको केले बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच फ्रूट कारी लाइक, कि कौन सा फ्रूट जिसको कारी पसंद करता है, तो वो केला है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक दिन क्या होता है कि जो उसके फादर मदर होते हैं, जो ओथर होता है, तो घर में जो फ्रूट रखे होते हैं उनको कारी होता है वो चुपके से खा जाता है। और यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं पहले तो वो सर्वेंट का नाम लेते हैं कि भाई तूने ये फ्रूट उठाए होंगे, फिर वो अपने ही बच्चे का भी नाम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स कारी समझ जाता है, वो ओथर होता है वो समझ जाता है कि ज़रूर हो सकता है ये कारी ने किया हो। तो वो नज़र रखता है तो उसको पता चलता है कि कारी ने ये सारे फ्रूट खाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे कारी के लिए जो ऑथर बताता है कि कारी को ये सिखाना मीन्स उसे बैठना उठना और धीरे तेज़ चलना सिखाना होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह की अगर उसको बात सिखानी होती है तो लगभग 3 सप्ताह लग जाते हैं। जैसे कारी को अगर उठना बैठना सिखाया जाता है तो उसको 3 से 5 साल लग सकते हैं। किसी ध्वनि को प्रॉपर ध्वनि को सिखाने के लिए हाथी को जैसे मान लो मालिक है तो उसकी अगर वॉइस को अगर वो समझेगा, साउंड को वॉइस को समझेगा, तो उसको लगभग 5 ईयर्स भी लग सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बस इतना ही हम करेंगे और अब करेंगे जो हमारे MCQ हैं उसके थ्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर का नाम है ब्रिंगिंग अप कारी। धन गोपाल मुखर्जी के द्वारा ये लिखा गया है, धन गोपाल मुखर्जी के द्वारा राइट डाउन किया गया है। उस चैप्टर का नाम नहीं दिया गया था जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो ऑथर है उसका नाम। हाउ ओल्ड वॉज कारी वैन ही वॉज गिवन टू दी ऑथर। अब कहता है कि जब वो ऑथर को दिया गया था तो वो कितने महीने का था। तो फ्रेंड्स ओनली वो 5 महीने का था जब वो ऑथर को सौंपा गया था। आगे हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी, हु वाज कारी। अब कहता है कि कारी कौन है। अब देखो ऐसे करके आपसे प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है कि हु वाज कारी। तो अगर आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो आपको क्या पता कि कारी कौन था। तो कारी कौन था, एन एलिफेंट। वेयर डिड द ऑथर टेक कारी एवरी मॉर्निंग। अब कहता है कि प्रत्येक मॉर्निंग ऑथर कारी को कहाँ लेके जाता था। तो फ्रेंड्स टू द स्ट्रीम आएगा कि वो स्ट्रीम धारा के पास, नदी के पास उसको नहलाने के लिए लेके जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। किसी भी एलिफेंट को चलाने का, उसको समझाने का सबसे ईजी वे कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल ठीक, टेक हिम बाय द ईयर। जब हम उसका कान पकड़ेंगे ना तो वो क्या करेगा, हमारे इंस्ट्रक्शन है उनको अपने ऊपर लागू करेगा। वाई वाज कारी स्ट्रगलिंग इन दिस स्ट्रीम। अब कहता है कि कारी होता है वो नदी में, स्ट्रीम में क्यों स्ट्रगल कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल करेक्ट। ही वॉज ट्राइंग टू सेव ए ड्राउनिंग चाइल्ड। वो एक डूबते हुए बच्चे को बचा रहा होता है। आगे चलेंगे, द रूफ ऑफ कारीज पवेलियन वॉज। अब कहता है कि कारी के पवेलियन की रूफ थी वो किससे बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स वो किससे बनी हुई थी, थ्रेस्ड से, जो घास फूस होता है उससे बनी हुई थी, तंबू से। What did कारी बिकम फॉन्ड ऑफ। अब कहता है कि कारी होता है वो किसका शौकीन था, क्या किसका शौकीन बन गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल ठीक, राइप बनानाज। हु वाज ब्लेम्ड फॉर स्टीलिंग द फ्रूट। अब कहता है कि फ्रूट स्टील करने के लिए किसके ऊपर आरोप लगाया गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो सर्वेंट्स के ऊपर, फिर ऑथर के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल करेक्ट। Who was it the actually stole the fruit। अब कहता है कि वास्तव में फ्रूट किसने चोरी किए थे। तो फ्रेंड्स कारी यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है। What must be taught to an elephant। अब कहता है कि एलिफेंट को क्या
सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टू सिट, उसको बैठना आना चाहिए, टू वॉक, टू गो फास्ट एंड स्लो, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट। वट इज़ द सिग्नल ऑफ द कमांड टू सिट। अब कहता है कि अगर हम हाथी को, कारी को बैठने के लिए सिखाते हैं तो हमें किस साउंड में कौन सा सिग्नल देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा धात, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास अभी 15 डेज रहते हैं जिसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हो। एनसीईआरटी आपको मैं करवा रही हूँ तो आप साथ साथ करते चलिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्नल ऑफ द कमांड टू वॉक। अब कहता है कि चलने का कौन सा सिग्नल दिया जाता है कारी को। तो फ्रेंड्स वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी, मालिक। वट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर एन एलिफेंट टू टीच। अब कहता है कि किसी भी एलिफेंट को सिखाने की सबसे मुश्किल भरी थिंग कौन सी है जो उसको सिखाना मुश्किल है। तो यहाँ पे द मास्टर कॉल, कि मास्टर की आवाज़ वो किस तरह से समझे, ये बात सिखानी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसके लिए उसको लगभग 5 साल लग जाते हैं सीखते सीखते। ये फ्रेंड्स किसी भी एलिफेंट के लिए होगी शायद। हाउ लॉन्ग टाइम डज एन एलिफेंट टेक टू लर्न द मास्टर कॉल। अब कहता है कि कितना समय लग जाता है मास्टर कॉल को सीखने के लिए। तो लगभग यहाँ पे एग्जैक्ट दिया गया है 5 ईयर। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। अब कहता है कि किसी भी एलिफेंट को लर्न करवाने का सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा द मास्टर कॉल, ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ हमारा सेकंड लेसन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे थर्ड लेसन के ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है द डेजर्ट, यहाँ पे फ्रेंड्स 7th क्लास में भी हमारा कैमल से रिलेटेड एक चैप्टर था, डेजर्ट से रिलेटेड। और यहाँ पे हमारी जो 6th क्लास में, अब हम कर रहे हैं 7th क्लास। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो डेजर्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स जहाँ पे पानी और वनस्पति भी न हो वो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, उस एरिए को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोल सकते हैं। वो ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है, जैसे थार डेजर्ट, ठीक है। दूसरा हमारा लद्दाख का डेजर्ट, वो हमारा ठंडा डेजर्ट है। तो फ्रेंड्स कहता है कि जो डेजर्ट होता है उसका जो भाग होता है, उसका जो मैदान होता है वो प्लेन नहीं होता है, समतल नहीं होता है। उस पे पर्वत पहाड़ियाँ हो सकते हैं और उस पे छोटा सा मरुदान भी हो सकता है। मीन्स वहाँ पे थोड़ी जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे हरियाली हो। और क्या कहता है कि वहाँ पे हरा भरा टापू सा भी हो सकता है। कोई झरना या कुआं होने के कारण उस वहाँ पे वृक्ष भी उगाते हैं, ठीक है। और कहता है कि जो स्थान जल और वनस्पति के बिना होता है उसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। अब कहता है कि मरुस्थल होता है वो लगभग जल रहित होता है, वहाँ पे पानी नहीं होता और वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती रहती हैं और हवाओं के चलने से रेत के टीले बन जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है कि डेजर्ट का जो सबसे बढ़िया पाए जाने वाला जो एनिमल है वो ऊँट है फ्रेंड्स। और उसको क्या कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। और क्या कहता है कि फ्रेंड्स जो ऊँट होता है, जो कैमल होता है, वो पानी पिए बगैर काफ़ी देर तक रह सकता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ऊँट होता है वो लगभग 500 गिलास पानी एक टाइम में, एक टर्न में ही पी जाता है और लगभग 10 से 12 दिन तक वो बिना पानी के भी रह सकता है। और ऊँट होता है फ्रेंड्स, कैमल होता है वो काफ़ी ज़्यादा तापमान सहन कर सकता है और जो गर्मी बढ़ने के कारण पसीना आता है उससे उसकी जो चर्बी होती है, उसकी जो बॉडी होती है वो ठंडी हो जाती है। और क्या बताता है इसमें, जो बाकी अदर जीव जंतु भी डेजर्ट में रहते हैं, जो दिन के टाइम में तो बिल में सो जाते हैं और रात के समय घूम के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और पौधे की अगर बात करते हैं तो डेजर्ट में कैक्टस, नागफनी जैसे मोटे तनों के पानी को भंडारण करने वाले छोटे मोटे पौधे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जब बारिश होती है तो ये अपनी पत्तियों में भंडारण कर लेते हैं पानी का और बाकी टाइम में वो उसी को अवशोषित करते रहते हैं। फिर कहता है कि फ्रेंड्स जो डेजर्ट होता है उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी पाई जाती है, ठीक है। और वो एक आवरण लिए रखती है डेजर्ट के ऊपर। और डेजर्ट में दिन काफ़ी गर्म होते हैं, रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। और लेखक कहता है कि फ्रेंड्स डेजर्ट को हमें वैसे यूजलेस एरिया नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार धरती पर घने जंगल, गहरे महासागर हैं, उसी तरह डेजर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है हमारी प्रकृति का, हमारी पृथ्वी का।
और इसी के साथ हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखना हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्या है, व्हाट इज़ द डेजर्ट एंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ। अब कहता है कि डेजर्ट होता है उसके ऊपर एंडलेस स्ट्रेच क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो डेजर्ट होता है वहाँ पे एंडलेस क्या पाया जाता है, सैंड पाया जाता है, रेत पाया जाता है। द कॉमन फीचर ऑफ ए डेजर्ट इज। अब कहता है कि डेजर्ट की कॉमन फीचर क्या पाई जाती है, तो एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, लेस रेन्स फॉल हेयर, नो वेजिटेशन ग्रो हेयर। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर रहने वाला है। व्हाट कैन ए डेजर्ट हैव। अब कहता है कि डेजर्ट होता है वो क्या ये भी रखता है, माउंटेन्स एंड हिल्स। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। आगे चलेंगे, ए ग्रीन आइसलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट इज कॉल्ड। अब कहता है कि कोई भी डेजर्ट है मान लो और उसके अंदर एक ग्रीन आइलैंड है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो होगा फ्रेंड्स हमारा ओएसिस, उसको हम टापू कहेंगे। आगे है, हाउ कैन वी डिस्क्राइब ए डेजर्ट। अब कहता है कि डेजर्ट को हम कैसे डिस्क्राइब करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इट मे बी हॉट, इट मे बी कोल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉट डेजर्ट। अब कहता है कि इनमें से हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो वो है हमारा थार। और कोल्ड की बात करें तो लद्दाख का। विच ऑफ द कोल्ड डेजर्ट, ये आ ही गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट। व्हाट डू वी कॉल दी डिपॉजिट्स ऑफ सैंड्स इन द डेजर्ट। अब कहता है कि जब डेजर्ट में सैंड डिपॉजिट हो जाता है, मीन्स इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सैंड दून। ऑप्शन नंबर बी, मीन्स जो रेत के टिल्ले होते हैं बड़े बड़े उसको हम क्या कहते हैं, सैंड दून। जो फ्रेंड्स तेज़ हवा चलने के कारण रेत होता है वो एक टिल्ले का रूप धारण कर लेता है। द फीचर ऑफ द सैंड दून इज। अब कहता है कि सैंड दून की फीचर बताओ भाई, तो ऑलवेज कंस्टेंट, ऑलवेज शिफ्टिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑलवेज शिफ्टिंग। जो सैंड दून होते हैं ना फ्रेंड्स, वो एक स्थान से दूसरे स्थान हवा के झोंकों के साथ वो रेत होता है वो चलता रहता है और टीले बनते बिगड़ते रहते हैं। आगे चलेंगे, विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। किस एनिमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, तो कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। कैन ए कैमल डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। अब क्या कहता है कि क्या जो कैमल होता है वो बिना वाटर के रह सकता है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा यस। हाउ मच वाटर कैन ए कैमल ड्रिंक एट वन टाइम। अब कहता है कि एक टाइम में कैमल होता है वो कितना पानी पी सकता है, तो फ्रेंड्स ए लॉट ऑफ वाटर हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पे अमाउंट शो नहीं की गई है कि कितना पानी, ए लॉट ऑफ वाटर। वाई डू वी स्वेट। अब कहता है कि हमें क्या कहता है कि हमें पसीना क्यों आता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, टू कूल ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। जब हम अपने शरीर के, हमारी जो शरीर होता है उसके टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, पसीना निकालते हैं। व्हाट वर्क एज ए ब्लैंकेट फॉर द अर्थ। अब कहता है कि धरती के ब्लैंकेट के रूप में कौन सी थिंग काम करती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर ह्यूमिडिटी। जो नमी होती है वो धरती के कंबल के रूप में, ब्लैंकेट के रूप में काम करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हो सकता है ये आ जाए। हाउ आर द नाइट्स इन डेजर्ट। अब कहता है कि डेजर्ट में, जो डेजर्ट होता है उसमें नाइट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, तो फ्रेंड्स वो क्या होती हैं, एक्सेसिवली कोल्ड, कुछ ज़्यादा ही ठंडी होती हैं। जो रेत होता है ना फ्रेंड्स वो बहुत जल्दी ही ठंडा होता है और बहुत जल्दी ही गर्म होता है। तो रात में रेत ठंडा होने की वजह से जो रातें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। अब चलते हैं हमारे फोर्थ लेसन के ऊपर, जो कि फ्रेंड्स हमारा है द कोप एंड द एंथम। तो यहाँ पे ओ हेनरी के द्वारा ये रिटन किया गया है और जैसा कि नाम है द कोप एंड द एंथम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टोरी है फ्रेंड्स वो एक बेरोजगार होमलेस व्यक्ति की कहानी है फ्रेंड्स, जिसका जो नाम है वो सोपी है। सोपी नाम है, क्या नाम है, सोपी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो सोपी होता है वो फ्रेंड्स एक बेरोज़गार आदमी है जिसके पास घर नहीं है। तो जैसे जैसे ठंड का मौसम आ रहा है तो उसको डर लग रहा है कि उसके रहने के लिए जगह नहीं है। वो एक पार्क में रहता है, पार्क में जैसे सीट नहीं होती जो जिन पे हम बैठते हैं वैसे ही, तो उसी तरह एक सीट होती है उसके ऊपर ही वो रहता है। तो वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए फ्रेंड्स क्या करता है, वो सोचता है कि कोई मेरे को अरेस्ट कर ले और मुझे जेल में रख दे, तो वहाँ मुझे ईजिली सुबह और शाम का खाना भी मिलेगा, साथ ही मुझे ओढ़ने के लिए कंबल भी मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स इसी के चलते वो काफ़ी प्लान बनाता है, एक रेस्टोरेंट में घुसता है कि यहाँ पे उसकी शिकायत की जाए, उसको खाना मिल जाए और उसको पुलिस पकड़ ले जाए। फिर वो कई प्लान बनाता है 3 से 4, लेकिन फ्रेंड्स उसको जो पुलिस होती है वो अरेस्ट नहीं समझ करती, न ही उसको चोर समझती है। और बाकी जो स्टोरी है फ्रेंड्स उनको हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट में हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने आप का मन समझाता है कि अब उसको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है, मेहनत करनी है, जॉब करनी है, तो वैसे ही पुलिस आती है और उसको अरेस्ट करके 3 महीने के लिए जेल में डाल देती है। तो ये पूरी जो स्टोरी है वो हमारे चैप्टर की है। अब हम क्वेश्चंस के साथ ही चैप्टर को जो स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखना फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब सोपी। अब कहता है कि सोपी को आप किस तरह डिस्क्राइब करोगे। तो सोपी है वो होमलेस है और जॉबलेस भी है। क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोपी है वो होमलेस है, उसका कोई घर नहीं है, वो पार्क में रहता है और साथ ही साथ उसके कोई जॉब भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। द अप्रोचिंग ऑफ विच सीजन मेड सोपी रेस्टलेस। अब कहता है कि कौन सा सीजन आ रहा था जिसके कारण सोपी रेस्टलेस हो जाता है, रेस्टलेस, तो वो विंटर का सीजन होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, वेयर वाज सोपी सिटिंग। अब कहता है कि सोपी कहाँ बैठा हुआ था, तो सोपी पार्क में बैठा हुआ था। फॉर हाउ लॉन्ग टाइम डिड सोपी वॉन्ट टू स्टे ऑन ब्लैक बॉल्स आइसलैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ जो ये धरती का नाम दिखाया गया है वो इंग्लैंड की ये स्टोरी दिखाई गई है और ये जगह का नाम है और ये यहाँ पे जेल है फ्रेंड्स, ठीक है। आइलैंड में ब्लैकवेल आइलैंड है और यहाँ पे जेल है जहाँ पे वो इच्छा करता है 3 महीने रहने की इच्छा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। वेयर डिड सोपी मेक हिज प्लान टू गो ड्यूरिंग विंटर। अब कहता है कि विंटर के सीज़न में सोपी कहाँ जाने का प्लान बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ब्लैकवेल्स आइलैंड ही जेल में जाना जाता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय हु डिसाइड टू गो टू ब्लैकवेल्स आइलैंड। तो जो लड़के का नाम है जो होमलेस है, जॉबलेस है, तो उसका नाम है सोपी और पूरी कहानी इसी के अराउंड घूमती है फ्रेंड्स। आगे है, व्हाट वाज हिज फर्स्ट प्लान। अब कहता है कि उसका पहला प्लान है वो क्या होता है। तो पहला प्लान होता है वो फ्रेंड्स टू एंटर इन फाइन रेस्टोरेंट्स। वो फ्रेंड्स जो उसकी लुकिंग होती है उसमें फ्रेंड्स उसने ऊपर तो बहुत अच्छा कोट पहने हुए है, ब्लेजर पहने हुए हैं, लेकिन नीचे क्या होता है फ्रेंड्स, न तो उसके पैंट है वो एक कैपरी पहने हुए है और फटे पुराने जूते पहने हुए हैं। तो वो रेस्टोरेंट में जब वो रोड पे रेस्टोरेंट देखता है तो उसका मन करता है कि मैं इसमें घुस जाऊं और खाना खा लूं। हो सकता है वो मेरे नीचे वाले कपड़े न देखे, मेरे शूज़ न देखे, लेकिन जैसे वो एंट्री करता है तो गार्ड होता है वो उसको निकाल देता है और जो हेड वेटर होता है वो उसको निकाल देता है धक्के दे के, उसको अंदर घुसने नहीं देता है। वाई डिड दी हेड वेटर नॉट अलो सोपी टू एंटर दी रेस्टोरेंट। अब कहता है कि हेड वेटर होता है वो उसको रेस्टोरेंट में क्यों नहीं घुसने देता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ही वॉज वेयरिंग ब्रोकन एंड ओल्ड शूज। वो देख लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। द फाइन रेस्टोरेंट वॉज सिचुएटेड एट। अब कहता है कि जो रेस्टोरेंट था वो कहाँ पे सिचुएटेड था। तो फ्रेंड्स वो था ब्रॉडवे स्ट्रीट। वेयर वाज द शॉप विद ए वाइट ग्लास विंडो सिचुएटेड। अब कहता है कि जो ये शॉप है फ्रेंड्स जो कि ए वाइट ग्लास विंडो जिसकी बड़ी सी खिड़की होती है कांच की, वो कहाँ पे सिचुएटेड थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 6th एवेन्यू। ये जो शॉप का नाम शॉप दिखाई गई है जिसका बड़ा सा शीशा होता है, शीशे की खिड़की होती है, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है 6th एवेन्यू पे। ये भी जगह का नाम है फ्रेंड्स। हु ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो। अब कहता है कि विंडो का ग्लास कौन तोड़ देता है। तो सोपी होता है वो विंडो का ग्लास तोड़ देता है। आगे चलेंगे, विच ऑफ सोपीज प्लान हैड ए सक्सेस। अब कहता है कि उसने प्लान बनाया था कि अगर वो खिड़की तोड़ देगा, ग्लास तोड़ देगा, तो पुलिस होगी वो उसको कोप होगा, वो उसको अरेस्ट कर लेगा और जेल में डाल देगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। जो पुलिस होता है वो उसकी बात पे विश्वास नहीं करता और उसको अरेस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे उसके 2 प्लान हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा बिल्कुल करेक्ट, नन ऑफ द अबव। एंटरिंग द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट, ब्रेकिंग द विंडो ग्लास और इंटरिंग अनदर रेस्टोरेंट। तो तीनों ही जो प्लान उसके फेल हो जाते हैं, जिसमें वो सोचता है कि पुलिस तेरे को अरेस्ट कर लेगी और जेल में डाल देगी। व्हाट डिड द राइटर्स
डू वैन सोफी हैड नो मनी टू पे फॉर द बिल। अब कहता सॉरी वेटर, राइटर बोल गई भाई, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे वेटर है। वट डिड द वेटर डू वैन सोफी हैड नो मनी टू पे फॉर द बिल। अब कहता कि वेटर क्या करता है जब वो देखो फाइनेंस्ड रेस्टोरेंट में तो उसको एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन फिर वो आगे चलता है तो उसको एक रेस्टोरेंट दिखता है और वो सोचता है कि इसमें खाना तो अच्छा नहीं है लेकिन एटलीस्ट तेरा पेट तो भर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स खाना खाने के बाद जो उसके पास पैसे नहीं होते तो वेटर उसके साथ क्या करता है, तो वेटर क्या करता है भाई, वेटर उसको दे थ्रो सोफी आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, वो उसको रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देते हैं। वट वाज सोफीज सेकंड प्लान। अब कहता है कि सोफी का सेकंड प्लान था वो क्या था, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ब्रेकिंग ए विंडो ग्लास। वो क्या को तोड़ देता है, एक खिड़की होती है कांच की, उसके शीशे को तोड़ देता है। आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द कोप हु वर अलाउड टू ड्रिंक वाइन एंड साउट एट पब्लिक प्लेस। अब कहता है कि फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू कोप, जो कोप होता है फ्रेंड्स वो किसको अलाउड करता है, जो पब्लिक पैलेस होता है वहाँ पे ड्रिंक करना और चिल्लाना। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर क्या रहेगा, कॉलेज बॉयज़, जो कॉलेज के लड़के होते हैं उनको को परमिशन देता है चिल्लाने के लिए और वाइन जो शराब होता है उसको पीने के लिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड सोफी स्टील। अब कहता है कि सोफी होता है वो क्या चुराता है, तो फ्रेंड्स एन अम्ब्रेला, दुकान के आगे से फ्रेंड्स वो एक अम्ब्रेला को चुरा लेता है। वेयर डिड सोफी गो लास्ट ऑफ ऑल। अब कहता है कि लास्ट में सोफी कहाँ जाता है, तो लास्ट में सोफी अपने चाइल्डहुड होम में जाता है। ठीक है। वैन सोफी फाइंड ए चेंज इन हिमसेल्फ व्हाट डिड ही डिसाइड टू गो। अब कहता है कि लास्टली फ्रेंड्स वो थक जाता है कि पुलिस उसको नहीं पकड़ के ले जाती, तो वो अपने आप को समझा लेता है कि अब वो अच्छे से जॉब करेगा, जिसने तेरे को जॉब का ऑफ़र दिया था अब वो वहीं जाएगा और जॉब करेगा। तो फ्रेंड्स लेकिन क्या होता है लास्ट में वो पकड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि उसने क्या डिसाइड किया, टू फाइंड ए जॉब। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। व्हाट पनिशमेंट वॉज गिवन टू सोफी बाय द जज। अब कहता है कि जब पुलिस को उसको लास्ट में पकड़ लेती है तो जज होता है वो उसको क्या पनिशमेंट देता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट, टू सेंड टू ब्लैकवेल आइसलैंड फॉर 3 मंथ्स, उसको 3 महीने के लिए जेल में डाल देती है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर जो कि इस पार्ट 1 का है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, गोलू ग्रोज ए नोज। गोलू ग्रोज ए नोज, जो कि रुडियार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जैसा कि फ्रेंड्स जो कैमल होता है उसका हम्प नहीं होता, लेकिन कैमल की गलती की वजह से उसके जो हम्प उगाता है, जो कुबड़ उगाता है, तो उसी तरह यहाँ जो गोलू है वो एक एलिफेंट है और उसकी नोज होती है पहले अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर काफ़ी छोटी होती है, लेकिन बाद में वो कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी नोज होती है, जो उसका सूंड होता है वो बड़ा हो जाता है, नोज होती है वो बड़ा होता है हो जाती है और एक सूंड का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर की अगर हम बात करें स्टोरी की, तो यहाँ पे फ्रेंड्स गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा है जिसके सूंड नहीं होती, एक नाक ही होती है। ठीक है, और वो एक शूज़ के आकार की होती है, मीन्स सूंड जैसी बड़ी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो गोलू होता है हाथी, वो बातें करता है शुतुरमुर्ग से, जो शुतुरमुर्ग है उससे बात करता है, जो क्रोकोडाइल है उसके बारे में। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग से पूछता है कि तुम पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते हो। वो हर किसी से सवाल जवाब करता रहता है, तो वो कहता है कि शुतुरमुर्ग से तुम पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते हो। फिर वो आगे चलता है तो जिराफ से पूछता है कि तुम्हारी जो स्किन है उसके ऊपर ये धब्बे क्यों हैं। फिर आगे चलता है तो उसको दरियाई घोड़ा मिलता है जिससे वो पूछता है कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों रहती हैं। फिर उससे आगे वो जलता है तो उसको लंगूर मिलता है जिससे वो कहता है कि खरबूजों का स्वाद खरबूजों जैसा क्यों होता है। तो गोलू होता है फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा बोलता है और काफ़ी शरारती बच्चा है और कैसे कठिन कठिन वो प्रश्न पूछता रहता है। तो लेखक ने ये दिखाया है। फिर फ्रेंड्स वो आगे जाता है तो एक मैना बैठी होती है झाड़ी के ऊपर, वो उससे पूछता है कि मगरमच्छ रात को क्या खाता है। तो मैना ने उसको बताया, जो मैना होती है, जो फीमेल पैरट होता है, वो उसको बताती है कि तुम लिम्पोपो नदी के ऊपर जाओ, वहाँ पे तुझे पता चलेगा कि जो क्रोकोडाइल होता है, जो मगरमच्छ होता है, वो रात को क्या खाता है। तो फ्रेंड्स क्या करता है
गोलू होता है, जो हाथी होता है, हाथी का बच्चा होता है, वो अपने घर से निकल जाता है। 100 गन्ने, 50 दर्जन केले और 50 खरबूजों का भोजन करके वो अपने घर से निकल लेता है। और फिर वो रात को जैसे ऐसे टाइम निकालता हुआ लिम्पोपो नदी पे पहुंच जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और उससे पहले, जस्ट उससे पहले उसको एक अजगर मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मगरमच्छ को देखा है। तो यहाँ पे जो अजगर होता है वो फ्रेंड्स टहनी से लिपटा हुआ होता है। तो गोलू उसको टहनी से अलग करने में उसकी मदद करता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वो लिम्पोपो नदी के ऊपर पहुंच जाता है और वहाँ वो क्या देखता है कि फ्रेंड्स उसने मगरमच्छ देखा। जिसने उसकी तरफ देखा तो गोलू ने कहा, क्या तुमने मगरमच्छ देखा है। तो यहाँ पे मगरमच्छ फिर अपनी पलकें झपकाता है और क्या करता है फ्रेंड्स, कीचड़ से बाहर आ जाता है और कहता है कि छोटे बच्चे यहाँ आओ, मैं तुम्हें क्या पूछते हो, मैं तुम्हारे सवाल के जवाब दूंगा, ठीक है। और कहता है कि हाँ बताओ। और फिर वो कहता है कि मैं ही मगरमच्छ हूँ, ठीक है। और मैं इसका, पहले तो वो कहता है कि मैं इसका आंसर तुम्हारे कान में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही वो गोलू अपना कान करता है मगरमच्छ की तरफ, तो वो उसको अपनी ओर उसकी नाक पकड़ के खींच लेता है, ठीक है। नाक पकड़ के खींच लेता है जिससे उसकी नाक काफ़ी बड़ी हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो मगरमच्छ है वो उसकी नाक पकड़ के खींच लेता है, जो सूंड होता है वो बढ़ जाता है। और फिर वो गोलू चिल्लाता है बचाने के लिए अपने आप को। तो अजगर होता है वो उसकी मेहनत, उसकी हेल्प करता है, उसको नदी से मगरमच्छ से बचाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर गोलू होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मेरी नाक इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। तो अजगर होता है वो उसको समझाता है कि तुम्हारी नाक के बहुत बेनिफिट हैं, जो कि तुम्हारी नाक इतनी बड़ी हो गई। और गोलू वहाँ पे 2 दिन तक बैठा रहता है और वो सोचता है कि मेरी नाक सिकुड़ के ठंड में छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस पे फ्रेंड्स दूसरा दिन जब ढलता है तो गोलू के कंधे पे एक मक्खी होती है, वो डंक मारती है। तो वो उसको अपनी सूंड से फेंक देता है, मार देता है मक्खी को। तो यहाँ पे अजगर कहता है कि देखो तेरी नोज के कितने फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो तुमने देख लिया कि तुमने मक्खी को मार गिराया। दूसरा इंसिडेंट क्या होता है फ्रेंड्स, जब वो कुछ खाने के लिए घास उठाता है तो उसको वो सूंड से उठाता है और फिर अपने पैर से झटका के और खा जाता है। फिर अजगर उसको फिर बताता है कि दूसरा फ़ायदा देख लो अपनी लंबी सूंड का। तीसरा फ़ायदा कब होता है, जब वो जो कीचड़ होता है, नदी के पास जो पानी होता है, कीचड़ होता है, उसमें अपना सूंड भर के अपने सर के ऊपर डाल लेता है। और फिर अजगर उसको कहता है कि एक और फ़ायदा देख लो तुम्हारी बड़ी नाक का। तो इस तरह से जो गोलू होता है वो अजगर की बातों से खुश हो जाता है और कहता है कि धन्यवाद कि तुमने मुझे बताया कि भाई मेरी नाक के इतने फ़ायदे हैं। और वो कहता है कि अब मैं याद रखूँगा और अब मैं अपने घर जाऊँगा। पहले वो सोचता था कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, क्या कहेंगे कि भाई मेरी नाक इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। अब वो घर चला जाता है और इसी के साथ हमारी चैप्टर की स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब चलेंगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेबी एलिफेंट। अब कहता है कि बेबी एलिफेंट का नेम है वो क्या है, तो गोलू यहाँ पे हमारे बेबी एलिफेंट का नेम है। हु वाज गोलू फुल ऑफ, व्हाट वाज गोलू फुल ऑफ। अब कहता है कि गोलू है वो किससे भरा हुआ था, तो क्वेश्चन से भरा हुआ था। हमने स्टार्टिंग में देखा कि वो कितने क्वेश्चंस करता है। आगे चलेंगे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हु डिड गोलू आस्क व्हाई डोंट यू फ्लाई लाइक अदर एनी बर्ड्स लाइक अदर बर्ड्स। अब वो कहता है कि ये क्वेश्चन वो किससे करता है कि तुम और पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ओस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर ए, ओस्ट्रिच जो हमारा स्तुरमुर्ग होता है उससे कहता है। हुज स्किन वाज सो स्पोटी। अब कहता है कि किसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्पोटी थी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर रहेगा जिराफ। जिराफ की जो स्किन होती है उसके ऊपर धब्बे होते हैं और उससे भी वो क्वेश्चन करता है। आगे चलेंगे। हु वाज गोलूज हेरी अंकल। अब कहता है कि गोलू का हेरी अंकल होता है वो कौन होता है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा बबून, उसको वो हेरी अंकल होता है। व्हाट टाइप ऑफ ए बेबी वाज गोलू। गोलू होता है वो किस तरह का बेबी होता है, तो फ्रेंड्स वो नोटी बेबी होता है। हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। अब कहता है कि गोलू को लिम्पोपो नदी के ऊपर जाने की सलाह कौन देता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा मैना, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे। विच
अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। अब कहता है कि गोलू के किस अंकल की आइज थी वो रेड थी। तो हमारा आंसर रहेगा दी हिपोपोटामस, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा घोड़ा था ना दरियाई, उसकी आंखें वो क्या कहता है कि तेरी आंखें लाल क्यों हैं, रेड क्यों हैं। ओके, आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। व्हाट डिड गोलू रियली वांट टू नो। अब कहता कि वास्तव में गोलू क्या जानना चाहता था। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा व्हाट डज ए क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, की जो क्रोकोडाइल रात को क्या खाता है, ये आंसर वो जानना चाहता था। होम डिड गोलू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट द क्रोकोडाइल। अब कहता है कि क्रोकोडाइल के बारे में वो किससे क्वेश्चंस करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट, दी मैना और पैथोन, जो अजगर होता है उससे और मैना से। आगे चलेंगे। व्हाट डिड गोलू ईट। अब कहता है कि गोलू क्या खाता है। तो शुगर कैन खाता है, बनानाज खाता है, मेलन्स खाता है। तो ऑल ऑफ दी अबो हमारा आंसर रहेगा। वाई डिड द क्रोकोडाइल कैच गोलू बाय द नोज। अब कहता है कि क्रोकोडाइल गोलू को नाक से क्यों पकड़ लेता है। क्रोकोडाइल उसकी नाक को पकड़ के अपनी ओर क्यों कर लेता है भाई। तो हमें पता है क्यों कर लेता है। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ही वॉन्टेड टू ईट हिम अप, वो उसको खाना चाहता था। नेक्स्ट है हु हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब कहता है कि नदी के किनारे गोलू की हेल्प कौन करता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि नदी के किनारे जो पैथोन होता है वो गोलू की हेल्प करता है उसको मगरमच्छ से बचाने में। एन एलिफेंट्स ट्रंक इज डैश फॉर हिम। अब कहता है कि एलिफेंट का जो ट्रंक होता है, जो सूंड होता है, वो उसके लिए कैसा था, हेल्पफुल था, हार्मफुल था, यूजलेस था या वेस्ट था। तो यूजफुल हम कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट कैन एन एलिफेंट डू विद हिज ट्रंक। अब कहता है कि एलिफेंट होता है वो अपने के सूंड से क्या कर सकता है। तो प्लक ग्रास, कैरी लोड्स, ड्रिंक वाटर, ऑल ऑफ दी अबो हमारा आंसर रहेगा। ये सारे काम एलिफेंट है वो अपने सूंड की सहायता से कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारे जो 5 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हुए। आई होप सो फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्लास। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना न भूलिएगा। और अगर आपको पसंद आता है जो मेरा करवाया हुआ समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।